छत्तीसगढ़ प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव समीप है और इसी को लेकर नेताओं में उधेड़बुन के साथ लोगों से जनसंपर्क करने की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। शहर के नेता राजधानी रायपुर की ओर रुख करने लगे हैं। इसी बीच पूर्व महापौर के डमरू रेड्डी भी पार्टी में महापौर टिकट की आस लगाए बैठे हैं। आइए सुनते हैं डीडी समाचार से बातचीत में क्या बोले पूर्व महापौर। साल 2024 के अंत आते आते ही नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। शहर में लोग अपने अपने दावे करने लगे हैं। उम्मीदवार भी इस आस में हैं कि उनको इस बार पार्टी टिकट देगी और चुनाव लड़के महापौर की कुर्सी में बैठेंगे। इसी क्रम में आज हम चिरमिरी के नगर निगम क्षेत्र में विराजमान हैं और यहाँ पर हम पूर्व महापौर के डमरू रेड्डी जी से बात करेंगे, जो पूर्व में महापौर भी रह चुके हैं। 5 साल का वनवास भी इन्होंने झेला है। इसके बाद फिर एक बार आस लगाकर बैठे हैं कि फिर से शायद पार्टी इनको टिकट देगी और जनता के सामने महापौर के रूप में उपस्थित होंगे। आइए जानते हैं क्या इनकी सोच है, क्या चीज़ छूट गया है जिसको लेके फिर दोबारा काम करना चाहते हैं, जनता के बीच में आना चाहते हैं। चलिए इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। तो डमरू रेड्डी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले भी महापौर रह चुके हैं, फिर से एक बार प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप सोचते क्या हैं इस चिरमिरी को लेकर, क्योंकि जब पिछले बार भी आप थे 5 साल तो लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं थी, कुछ चीज़ें पूरी हुई, कुछ चीज़ें नहीं हुई, कुछ लोगों की शिकायत भी बची रह गई है। कैसे आगे शुरुआत करेंगे? देखिए, एक प्रक्रिया है, सतत क्रियाशील रहना ही जीवन का आधार है और जीवन के साथ विकास का भी यही पैमाना है। लोग बढ़ते रहेंगे, नया जन्म होते रहेगा, आवश्यकताएं बढ़ेंगी और जब आवश्यकताएं बढ़ेगी तो नगर पालिका की जिम्मेदारियों पे भी बात उठेगी। रोड बढ़ाने होंगे, पाइपलाइन बढ़ाने होंगे, सफाई की व्यवस्थाएं बढ़ानी होंगी, आवागमन के साधन सुलभ करने होंगे। तो ये जनता की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को केवल नगर निगम ही पूरा कर सकता है। सांसद विधायक बड़े कामों के लिए हैं, लेकिन जो आम आदमी के हर दिन के रोज़मर्रा का जो जीवन है वो नगर पालिका के मूलभूत सुविधाओं के विस्तार को लेकर जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, जो प्रावधान निहित किए गए हैं, उन निहित प्रावधानों के अंतर्गत नगर निगम के जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार के नियम कानूनों को दायरे में रहकर हमको जनता के हित में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि नियम कानूनों को पालन कराने में निर्धारित मापदंडों के अनुसार अपने शहर की आवश्यकताओं को पूरा करने में मैंने अपने पिछले 2015 से 2019 तक का जो मेरा कार्यकाल था बिल्कुल बेदाग था और निर्दलीय होते हुए भी मैंने संघर्ष करके कांग्रेस के, बीजेपी के साथियों के साथ मिलकर, उस समय में बीजेपी की सरकार होती थी, बावजूद उसके माननीय मुख्यमंत्री जी से सामंजस्य बैठाकर, विभाग के माननीय मंत्री जी से सामंजस्य बैठाकर, और चूंकि जब आपके डिमांड ही नीति और नियम में रहेंगे तो कोई आपको मना नहीं कर पाएगा, तो मैंने प्रयास किया है कि एक स्वच्छ नगर पालिका प्रशासन को के आधार पे चिरमिरी नगर निगम के जिम्मेदारी को मैं निभा सकूं। और मुझे खुशी है कि ईश्वर के आशीर्वाद से, परमपिता परमेश्वर के अथाह प्रेम और मार्गदर्शन करने से मैं उस मुकाम को पहुंच पाया। तकलीफें आई, जब आप राजनीति में रहेंगे तो कुछ बातें उठेंगी, कुछ तो सच्चाई भी होंगी और कुछ सच्चाई से कोसों दूर रहेंगी, लेकिन आपको सामना तो करना पड़ेगा। और मैंने हंसकर सामना किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ईश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया कि उन तकलीफ़ों को भी पार करके मैंने एक अच्छा प्रशासन दे पाने का प्रयास किया, जो मुझे लगता है कि चिरमिरी के आम जनमानस के छवि में मैं एक बेदाग नेता के रूप में हूँ। ऐसा तो आप सोचते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, ये आपकी सोच है। और चूंकि जिस समय आप महापौर थे उस समय निर्दलीय थे, कांग्रेस भी सोच रही थी कि आप उनके पाले में आ जाएंगे, भाजपा तो सोच ही रही थी कि हमारे पाले में आ जाएंगे। इस कारण से आपको सीएम साहब का भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, राज्य शासन का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, आपने डेवलपमेंट कर पाया चिरमिरी। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी, क्योंकि इस बार आप ये उम्मीद लगा के बैठेंगे कांग्रेस से टिकट देगी, क्योंकि निर्दलीय तो आप रहेंगे नहीं और भाजपा की सरकार है। भाजपा पिछले बार भी देख चुकी है कि आपने 5 साल में रह के क्या किया है, तो इस बार कैसे लड़ेंगे उस चीज़ों से? देखिए, निश्चित रूप से मैं पहले भी कांग्रेसी, मैं NSUI से अपने राजनीतिक
जीवन की मेरी शुरुआत हुई है। पहले NSUI में था, फिर यूथ कांग्रेस में आया, फिर ब्लॉक कांग्रेस में आया, फिर जिला कांग्रेस में आया। तो ये कांग्रेस ने मुझे वो अवसर दिया है कि अनुभव इकट्ठा कर पाऊँ और विभिन्न पैमानों पे मैंने टाइम टू टाइम अपने आप को डेवलप करने का प्रयास किया है, सीखने का प्रयास किया है। इस दरमियान कई सारे विधायक, हमारे माननीय सांसद, जब माननीय डॉक्टर चरणदास महंत केंद्रीय राज्य मंत्री होते थे तो मुझे दिल्ली में भी उनके चैम्बर में भी साथ बैठने का अवसर मिला है। कई बार मैं देखा हूं कि बड़े बड़े अधिकारी मंत्री के पास जब आते थे तो वो बातचीत करते थे। तो ये सब भी अनुभव बढ़ाने के रास्ते में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होता है और मुझे खुशी है। तो पुराने अनुभव के आधार पे, अपने साथियों के समन्वित प्रयास से, कांग्रेस की एकजुटता और सबको संगठित करके पुराने अनुभव को उपयोग करते हुए सबके साथ मिलकर मैं माननीय प्रदेश के अध्यक्ष जी, माननीय यहाँ के नेता चरणदास महंत जी और स्थानीय सभी जनप्रतिनिधि और हमारे पार्टी के नेताओं, कैडर को साथ रखकर मैं चुनाव लड़ूंगा। और यदि पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, क्योंकि जनता में कोई विरोध नहीं है। राजनीति में हैं तो जो हमारे बराबर के नेता हैं तो वो कभी हो नहीं पाता है। तो ये ठीक है, ये राजनीति का एक पार्ट है। लेकिन जैसे ही टिकट मिलता है तो आधे तो बिल्कुल पहले ही साथ आ जाते हैं, जो आधे बचते हैं उनको मान मनोबल करके, उनको साथ लेकर, उनके मान सम्मान का बराबर ध्यान रखकर मैं अपने चुनाव को आगे बढ़ाऊंगा। और अगर मुझे नहीं भी मिलता है तो जिस किसी को भी टिकट मिलेगा उसके लिए भी मेरा यही काम करने का अंदाज और ढंग रहेगा। लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि किसी भी हाल में चिरमिरी नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बने, महापौर कांग्रेस का बने, पार्षदों की बहुमत कांग्रेस के साथ रहे। क्योंकि जो यहाँ के भौगोलिक विषमता वाला ये क्षेत्र है, 9 अलग अलग कॉलोनियों में बटा शहर है, 29 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, बड़ा एरिया है, हमारा क्षेत्रफल बड़ा है, अधिकारी बार बार बदलते हैं। ऐसे में एक ऐसा जनप्रतिनिधि का ज़रूरत है जो कोरिया से गेला पानी तक और साजा पहाड़ से लेकर डोमनिल के 36 नंबर वार्ड के अंतिम छोर तक वो उसके दिमाग में मैप हर समय बना रहे। कहीं से कोई प्रॉब्लम आए तो वो समझ सके कि मुझे इस समस्या का निदान किस ढंग से करना है। इसलिए मैं मानता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पैमाने पे, चूँकि 22-24 साल का राजनीतिक अनुभव है, तो सभी लोगों से, सभी कॉलोनियों के, सभी वार्डों के लोगों से जीवंत संबंध है। आज भी सतत रूप से मेरा संबंध बना हुआ है। 2-4 नेताओं को छोड़ दे तो आम आदमी में कहीं कोई परेशानी नहीं है। और देखिए, राजनीति ऐसा है कि आम जनता नेता से टकराना नहीं चाहता। अभी दूसरा नेता के पास जब वो रहेंगे तो 4 नेता की बात कर रहे हैं, मैं शायद इशारा भी समझ रहा हूँ, उस मुद्दे पे भी आऊँगा। चलिए आप अपनी। तो जब आम जनता किसी से विरोध नहीं लेना चाहता, वो आप जब पूछने जाइएगा तो वो बोलेगा नहीं आप ठीक है। तो इसलिए और मैं ये मानता हूँ कि चिरमिरी के आम जनमानस का उम्मीद के रूप में मैं हूँ, क्योंकि यहाँ के जो मूलभूत सुविधाओं का जिस प्रकार से मैंने उसको उच्च स्तर तक, चाहे मुख्यमंत्री जी हों या चीफ सेक्रेटरी हों या कहीं, मतलब उस लेवल तक भी मैंने यहाँ के समस्याओं को ले जाकर उस फोरम में रखकर निदान करने का प्रयास किया। इसलिए मुझे लगता है कि चिरमिरी की जनता का जो आशीर्वाद है, जो विश्वास है, उस पर मैं खरा उतरा हूँ और आगे भी उतरूँगा। इसलिए जनता का भरपूर आशीर्वाद मुझे मिलेगा। निश्चित तौर पे ये चिरमिरी की जनता ने भी देखा है कि आपका काम करने की शैली जो है, आप अपनी बात को सीएम तक, प्रधानमंत्री तक कैसे पहुंचाते हैं, चिरमिरी की जनता भली भांति इस बात से जानती है। लेकिन जैसे आपने अभी जिक्र किया कि 2-4 नेता हो सकते हैं विरोध करने, एक कहावत है हमारे हिंदुस्तान में कि जैसा आप बोगे वैसा ही काटोगे। और आपने भी पूर्व जो विधायक रहे हैं उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी की है, भ्रष्टाचार को उजागर किया है। आपने ये कहा कि सिस्टम में अगर हैं, गलत कर रहे हैं तो निश्चित है उस पर कार्रवाई होना चाहिए और बात उठाना हमारा फर्ज बनता है, चूँकि हम संगठन के लोग हैं। तो आपने लगातार उस बात को लेकर आवाज़ उठाया, नगर निगम को लेकर उठाया, विधानसभा के विकास को लेकर आपने आवाज़ उठाया। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपके चुनाव में वो विरोध करेंगे और खुल के विरोध करेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। इसको देखिए, प्रेस चीज़ों को अपने नज़रिए से प्रस्तुत करना बहुत अच्छा जानता है। मैंने देखिए, इसमें 2 बातें तो स्पष्ट है। जहाँ कहीं भी गलत होगा मैं उसके खिलाफ खड़ा रहूँगा, चाहे कोई
पुराना मंत्री विधायक रहा हो या आज का मंत्री विधायक हो, अगर कहीं गलत होता है तो सबसे पहले विरोध करने वालों में मैं वहाँ दिखूंगा ही। क्योंकि जब जनता आपको चुनकर भेजती है, सरकार अधिकारियों को वेतन देती है, तो वो इसलिए नहीं देती है कि आम आदमी तकलीफ में रहें और नेता और मंत्री और अधिकारी ऐसी गाड़ियों में घूमें। मैंने जो विरोध किया है वो मैंने विधायक का कभी विरोध नहीं किया है, मैंने पुलिस का विरोध किया है, सिस्टम का विरोध किया है। जो अधिकारी नेताओं को गलत चीज़ें प्रस्तुत करके, नेताओं के इर्द गिर्द घूमकर, नेताओं के कद को बड़ा करके केवल वाहवाही नेता को दिखाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं, ऐसे चीज़ों का मैंने हर समय विरोध किया है। चाहे वो पिछले विधायक जी का कार्यकाल हो, नगर निगम में कमिश्नर इंजीनियर मिलके जिस तरह से भ्रष्टाचार किए हैं, क्या बीजेपी के लोगों ने विरोध किया? कांग्रेस में वो माजदा है, कांग्रेस में वो आज़ादी है कि हम अपने, भले हमारे लोग ही जीत कर बैठे हैं, लेकिन कहीं पे गलत हो रहा है, कहीं अधिकारी नेताओं को अंधेरे में रखकर अगर अधिकारी गलत कर रहा है तो कांग्रेस में वो आज़ादी है कि हम उसका विरोध करें। क्यों? क्योंकि हमारा अधिकारियों से के प्रति जवाबदेही नहीं है, हमारी जवाबदेही है, कांग्रेस की जवाबदेही है आम जनता के प्रति। तो आम जनता के दुख तकलीफ को लेकर कभी भी कोई भी नेता या कोई भी अधिकारी जब कभी गलत करेगा तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी तरह विरोध करते रहेंगे। रही बात जो आपने इशारों में कहा है, पूर्व विधायक जी डॉक्टर विनय जायसवाल, पूरी तरह से हम लोग संगठन की एकजुटता में लगे हुए हैं, ना उनमें कोई विरोध है, ना जिला अध्यक्ष जी से कोई विरोध है, ना यहाँ और। लेकिन मैंने जो ये बात को कहा, दो चार जो टिकट के दावेदार होते हैं, स्वाभाविक है एक परिवार के 4 भाई जब एक साथ रहते हैं, 4 बर्तन एक साथ रहता है, तो धोने के दौरान, किचन में रखने के दौरान खड़खड़ाहट, घड़घड़ाहट, कुछ आवाज़ें हो जाती है। तो ये तो नेतागिरी है, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन किसी एक को मौका मिलेगा तो जो उस लायक के, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे जैसे, मेरे बराबर के या मेरे से और ऊंचे जानकार लोग भी हैं, तो कोई अगर छूटता है तो बाकी जो 2-3 बच जाते हैं तो उनमें निश्चित रूप से थोड़ा झटका रहता है, सदमा रहता है। तो मैं उस सदमे को, उस झटके को सम्मान के साथ, प्यार के साथ उनको साथ ले जाकर उनको मनाने का प्रयास करूँगा। मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि नेताओं से विरोध है। विनय भैया ने भी कभी कोई प्रतिकार नहीं किया, ठीक है, कहीं टकराहट था तो मैंने उनका आंख खोलने का प्रयास किया। अगर अधिकारी जी हुजूरी करके हमारे निर्वाचित नेताओं को गुमराह करने का प्रयास करेंगे तो एक पूर्व महापौर का क्या दायित्व है, अपने अनुभव कमाने का क्या दायित्व है कि उनको ये बताया जाए कि भैया ये गड़बड़ है, ये अधिकारी आपको चढ़ा के यहाँ आपको नुकसान पहुँचा। आखिर देखिए नुकसान हुआ, तो ये अनुभव से ये सब कमाया जाता है। नुकसान कैसे कर सकते हैं? वो तो टिकट ही नहीं मिला, नुकसान कहाँ हुआ है? देखिए, हमने सीट हारा, ये इससे बड़ा नुकसान हमको क्या हो सकता है? टिकट तो किसी को भी, किसी एक को ही मिलेगा, ठीक है, रमेश सिंह जी को मिला, लेकिन हम हारे क्यों? क्योंकि जब पब्लिक में एक बार ऐसा इंप्रेशन आ जाता है कि नहीं ये काम ठीक नहीं हो रहा है, ये अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे, क्योंकि देखिए काम कौन करेगा? आम जनता की तकलीफ है। आप थाने जाओ, थाने वाले आपसे पैसा अगर ले लेते हैं तो नेता सबसे पहले बदनाम होता है। आज क्या हो रहा है? आज बीजेपी के मंत्री जी हैं, सरकार में बैठे हैं, आप देखिए कोई ऐसा विभाग है क्या जहां पे आम आदमी जाए और उसको ये कॉन्फिडेंस रहे कि मेरा काम हो जाएगा? हर जगह लूट खसोट मचा हुआ है। तो ये हमारे टाइम में भी ये हुआ था, 1-2 अधिकारी ऐसे आए थे जिनके टाइम में बहुत गड़बड़ियाँ थी, तो मैंने उन गड़बड़ियों को, कोयला में गड़बड़ी था, लोहा में गड़बड़ी था, नशे का कारोबार था, क्यों नहीं विरोध करेंगे? हमारा क्या दायित्व है? पार्टी ने हमें मौका दिया है, मैं जिले का उपाध्यक्ष हूँ, क्षेत्र की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, हमारा क्या दायित्व है कि हमारे लोग अमन शांति के साथ, चैन के साथ अपने जीवन यापन कर सके, शहर की सफाई व्यवस्था बढ़िया रहे, लाइटिंग बढ़िया रहे, सरकार जो पैसे देती है उनका सही उपयोग हो, सड़कें ठीक हो, यही सब तो दायित्व है। मैं उस दायित्व को सत्ता में रहूं या सत्ता से बाहर रहूं, हर समय निभाने का प्रयास करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। चलिए, बड़ा अच्छा लगा है, आपने किसी तरीके से इस बात को पटाक्षेप कर दिया। हालांकि ये कहना चाहिए, चुनाव है और चुनाव में चूंकि अपनी बात कहना है और लोगों को साथ में भी लेके चलना है, तो आपकी भी मजबूरियां हैं, मैं समझ सकता हूं कुछ बातों को रोकने का। खैर चलिए, ये तो अपन बात करते रहेंगे। ये मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो 5 साल बीता, इसमें कांग्रेस की ही महापौर थी,
उनके कार्यकाल में भी आपने विरोध किया, लेकिन सवाल यह जो विकास होना चाहिए वो विकास कहीं दिखा नहीं। आम जनता इसी बात से परेशान थी। उन्होंने अपने मुंह से कई बार यहाँ तक कह दिया कि आपने मुझे महापौर नहीं बनाया, हमको तो पार्षद दल ने महापौर बनाया। बताइए कितनी बड़ी बात है, आप महापौर बनती हैं, अगर जनता आपसे उम्मीद जताती है तो आप कहते हैं कि आपने मुझे महापौर नहीं बनाया है। तो ऐसी कांग्रेस की सोच रही है और फिर आप चाहते हैं कांग्रेस आ जाए, चूंकि आप अपने आप को वहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ऐसा चाहते हैं क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि माननीय महापौर जी ने ऐसा कभी कहा होगा। ये कोई ऐसा विरोध करने के हिसाब से कोई बात उड़ा दिया होगा। कोई भी आदमी इतना इस तरह से इस मानसिकता का कैसे वर्णन कर सकता है कि मुझे जनता ने नहीं किया? नहीं, एक आरोप तो आपके ऊपर भी लगा था ना, जब आपके पास आपके केबिन में कुछ चिरमिरी की जनता गई थी तो उस समय आपके समय में भी हल्ला उठा था। आपने कहा था कि झाड़ू लगाने मैं जाऊंगा, सफाई मैं करूंगा, मेरा काम है क्या, आप अपने पार्षद को क्यों नहीं कहते हैं? ये आरोप तो आप पे और भी लगा था। हाँ, मैंने जैसा कहा आपको, मैंने भी ऐसा कभी नहीं कहा, कैसे कह सकते हैं? लेकिन जब आप सत्ता में रहेंगे तो इस तरह की बातें विरोधियों के द्वारा, विरोधी दल के द्वारा, आपके प्रतिस्पर्धी के द्वारा उड़ा दी जाएंगी, और इसी को पीआर कहते हैं। कोई आदमी बिना काम किए पैसों का, धन बल का दुरुपयोग करके बड़े बड़े फ्लेक्सी लगा लेता है, जो काम हो ही नहीं उसका भी ले लेता है। तो ये राजनीति में आजकल एक नया ट्रेंड आया है। न मैंने ऐसा कभी कहा कि मैं खुद चलता हूँ, क्यों कहेंगे? क्यों? अगर कहीं पे सफाई नहीं हुआ है तो हमारी जिम्मेदारी है, हम सफाई कराएंगे। हाँ, ये जरूर कहा होगा कि पार्षद से मिल लीजिएगा, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा, मुझे याद नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई हुआ हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपने वार्ड के पार्षद से मिल लो, मुझे खोजने का क्या जरूरत है, क्यों उतना दूर से आप आए हो मेरे पास परेशान होने? ऐसा मैं उनके सुविधा, आम जनता के सुविधा के लिए मैंने कभी कह दिया हो? इसके पीछे रीजन था, आम जनता आपसे इसलिए मिलती थी क्योंकि सभी की उम्मीदें सिर्फ आपसे टिकी थी। वो पार्षद जरूर थे लेकिन डमरू रेड्डी को सभी जानते थे, उनको मालूम है कि मेरा बेटा वहां बैठा हुआ है, मेरा लड़का बैठा हुआ है, मेरा भाई बैठा हुआ है, इसलिए आपके पास जाते थे। और इसी उम्मीद में उन्होंने आपको वहां पर बैठाया था कि मैं जब कोई बात कहूंगा तो लोग मेरी बात को सुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। नहीं, बिल्कुल ऐसा आप ये इस तरह से आप देखिए, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने उस दायित्व को बखूबी निभाया। आम जनता ने मुझे चुना था, आम जनता ने मुझे चंदा दिया था, आम जनता ने मुझे सपोर्ट दिया था। मैं उसका पूरे जीवन ताउम्र मैं उस कर्जे को उतार नहीं सकूंगा। इसीलिए मैंने कोई विजय जीतने के बाद कोई विजय जुलूस नहीं निकाला था। इसलिए नहीं निकाला था कि मैं किसको दिखाऊंगा। जब शहर के 48.5% लोगों ने केवल एक प्रत्याशी को वोट दे दिया, तो मैं मतलब मोटा मोटी 50% लोगों ने एक ही उम्मीदवार को वोट दे दिया। तो जब आधे लोग आपके साथ हैं, उसको अगर इस रूप में देखें कि पति और पत्नी मिलकर परिवार बनता है, तो अगर पत्नी वोट दी है तो पति नहीं दिया, पति दिया तो पत्नी नहीं दी है, तो अगर हर घर से एक वोट अगर मिला है, 50% वोट मिलना बड़ी बात होती है। तो मैंने कोई विजय जुलूस नहीं निकाला, केवल जनता के सम्मान को दृष्टिगत रखते हुए कि किसको दिखाना है। जब लोगों ने समर्थन देके, पैसा देके, सहयोग देके मुझे जिताया है, तो हम कोई विजय जुलूस नहीं, ये पूरी जनता का विजय है, इसलिए मैंने जुलूस नहीं निकाला। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, आम जनता से जो मेरा सीधा संबंध, जीवन संबंध रहा है, आज भी है, तो मैंने उसके लिए जगह जगह शिकायत पेटी लगाया, क्योंकि मुझे भी ये दुख था कि लोग मेरे को खोजें और ऑफिस आए 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से, और मैं अगर किसी दूसरे काम से या शहर से बाहर हूँ तो मैं नहीं मिल पाऊँगा, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। उनको परेशानी से बचाने के लिए मैंने हर कॉलोनी में एक शिकायत और सुझाव पेटी लगवाया। मैं चाहता था, मैंने लोगों को अपना एक नंबर दिया था कि उस समय व्हाट्सएप नहीं चलता था, लेकिन ऑर्कुट चलता था और SMS चलता था। मैंने एक नंबर को SMS के लिए ही फ्री करके रखा था। तो ऐसा नहीं है, मैं आम जनता से के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी थी उसको मैंने धर्म को आधार बनाकर, साक्षी बनाकर मैंने काम करने का प्रयास किया। विरोधी है, कुछ बातें उठी हैं, मैंने भी सुना, मुझे भी हंसी आया, कभी आक्रोश भी आया, लेकिन जब समझ में आया पद से हटने के बाद कि जब आप सत्ता में रहेंगे तो अब आप आम नहीं रह गए, चूँकि खास हो गए, तो जब आप खास हो जाते हैं तो फिर आपके ऊपर नज़र रहता है। उस परिस्थिति में अगर तनिक भी चूक हो गया तो एक बड़ा गलती माना जाता है। तो खैर, मुद्दे में वापस आते हैं। तो माननीय महापौर जी ने, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कभी कहा होगा, क्योंकि मैं जब भी मिलता हूं तो एक शिष्ट व्यवहार है, सौम्य व्यवहार है, विकास के प्रति उनकी अपनी धारणा है, चिंतन है। और जो उन्होंने काम किया, कौन कहता है कि चिरमिरी में काम नहीं हुआ? सड़कें बनी, लाइटें लगी,
कुछ कमियां हो सकती हैं। पूरे चिरमिरी में पाइपलाइन बिछा, जलावर्धन लेकिन है का नहीं। स्कीम जलावर्धन का अभी लास्ट नगर निगम में इसी बात का मुद्दा उठा कि कहाँ गया 4 करोड़ रुपए। देखिए, मैं भी उस सामान्य सभा में माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि के रूप में बैठा था, द्रोणा भाई, और आपने भी देखा है कि बाद में MIC के सदस्य ने और कमिश्नर ने मिलकर नेता प्रतिपक्ष के सवाल का बखूबी जवाब दिया, पूरा बताया, छोटी बाजार, गोदरी पारा, कहाँ कहाँ अभी तो याद नहीं है, लेकिन उन लोगों ने पूरे 4 करोड़ का हिसाब लिया। ऐसा संभव ही नहीं है ना कि देखिए पैसा खर्च हुआ और काम ही नहीं हुआ, ऐसा संभव आज के डेट में तो अब नहीं है। सरदार मनमोहन सिंह जब UPA की सरकार में RTI लागू कर दिया है तो किसी अधिकारी का जरूरत ही नहीं है कि वो इस तरह से गड़बड़ी कर ले। ठीक है, उस समय तत्काल रूप से जवाब नहीं दे पाए, लेकिन 10 मिनट बाद तकनीकी शाखा ने, नगर निगम के तकनीकी शाखा ने जानकारी दिया और सामान्य सभा में आपने, हमने, सबने देखा कि उसमें आया। मैंने जैसा पहले ही कहा है, देखिए आबादी बढ़ेगी, घर बढ़ेंगे, क्षेत्रफल बढ़ेगा, तब आपको पानी का भी पाइपलाइन को विस्तार करना पड़ेगा, सड़कों को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, सफाई के लिए भी आपको सुविधाओं का विस्तार करना पड़ेगा, तो ये सब चलते रहेंगी। तो अब चिरमिरी तो उबड़ खाबड़ वाला है, पहाड़ी क्षेत्र है, आज नहीं आने वाले 20 साल में भी कहाँ संभव दिखता है कि हम बिल्कुल जो टीला में घर बने, क्योंकि हम यहीं पैदा हुए, यहीं रह रहे हैं। तो हमने देखा है कि अब 1 किलोमीटर ऊपर अगर रह रहा है, पाइपलाइन से 1 किलोमीटर ऊपर अगर घर बना है, वहाँ पानी कैसे जाएगा? उसके लिए आपको सबमर्सिबल पंप लगाना पड़ेगा, ओवरहेड टैंक ऊपर की ओर बनाना होगा। तो अभी इस पर टाइम है और एक टेक्निकल जब महापौर आएंगे तो मुझे लगता है कि इस दिशा में स्पीडली काम होगा। क्या होता है, एक जो विडंबना है, नगर निगम में महापौर के पास शक्ति बहुत कम है। किसी अधिकारी के लिए आप CR लिखने का पावर नहीं है, अधिकारी आपकी सुनते नहीं, अधिकारी आपसे बड़े विधायक या मंत्री के कब्जे में आ जाते हैं, उनके दबाव में आ जाते हैं। तो ऐसे में कई बार काम करने में बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं और उसका प्रमाण आपने देखा होगा कि मेरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी तक जाकर ये बताना पड़ा कि आपका विधायक हमको ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उसके बाद से मुख्यमंत्री के निर्देश पे विधायक कभी नगर निगम नहीं आ पाए। तो जब आप अंदर से साफ रहेंगे, अंदर से ईमानदार रहेंगे, अंदर से भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से स्वच्छ रहेंगे, तभी आप इस तरह के कदम उठा सकते हैं। जब आप ही में गड़बड़ी रहेगा तो आप दूसरों के गलतियों को कैसे आप उजागर करेंगे? तो मैं ये मानता हूँ महापौर ने भी अच्छा काम किया है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम भी उम्मीद नहीं कर पाते थे, उनको भी उन्होंने किया है। ठीक है, कमियां हैं, सब में कमियां रहेंगी। नरेंद्र मोदी में भी कमियां हैं, विष्णुदेव साय जी में भी कमियां हैं, हमारे महापौर में भी कमियां होंगी और ये सुधार का गुंजाइश है। आने वाले दिनों में उन कमियों को महसूस करके आपके पास क्या बजट है, क्या नियम है, जो पब्लिक की ज़रूरत क्या है, इसको मानते हुए, देखते हुए हम आगे कार्य योजना बनाएंगे और एक अच्छा शहर जो हम दे पाएँ। क्योंकि चिरमिरी नगर निगम में कांग्रेसी महापौरों ने जो विकास किया है वो एक प्रमाण है कि यहाँ कांग्रेस का महापौर कैसा काम कर सकता है, भाजपा का महापौर कैसा काम कर सकता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में भी जनता की पूरी आस कांग्रेस के प्रति है और एक अच्छा माहौल है। हम लोगों ने सर्वे किया है, इंटरनल सर्वे किया है। 4 नेताओं को हमने स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी अब आपस में हम लोगों ने बांट कर किया है। कौन थे? कुछ बातें पर्दे में रहने दीजिए, वो होती हैं और चारों में हमने यही पाया है कि माहौल हमारे पक्ष में है। अब कौन नेता क्या है वो उसमें हम लोगों में थोड़ा अंतर्द्वंद है, क्योंकि मेरे सर्वे में मैं आगे, आपके सर्वे में आप आगे, किसी और के सर्वे में वो आगे, तो ये इसी में भर हमारा टकराहट है। बाकी जो बातचीत आई वो चारों में एक जैसी आई और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम आने वाले नगर निगम में कांग्रेस का ही महापौर बैठाएंगे, क्योंकि जनता पूरी तरह से तैयार है स्थानीय विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से हिसाब लेने के लिए। चलिए, ये तो वक्त बताएगा। एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, सामान्य सभा की बैठक में आप भी वहाँ मौजूद थे। एक संवैधानिक पद में बैठने के बाद क्या आप किसी पार्टी विशेष या किसी महापौर के विकास कार्यों का वर्णन कर सकते हैं? ऐसा नगर निगम में हुआ सामान्य सभा की बैठक में। आपको नहीं लगता है कि ये एक गलत तरीका है अगर आप संवैधानिक जगह में बैठे हुए हैं तो? नहीं, देखिए, संवैधानिक पद में बैठे हैं
आप न्याय के साथ रहिए, नियमों के साथ रहिए, कानूनों का पालन करिए, लेकिन पार्टी का भी एक लेयर है। नहीं, जब आप उस कुर्सी में बैठे हैं, क्योंकि समान सभा की बैठक चल रही है, समान सभा की बैठक में आप उत्तराधिकारी, आप सर्वे सर्वा हैं, आपको ही निर्णय लेना है। और आप उस समय बताएंगे कांग्रेस ने क्या विकास किया है। महापौर के बताने से पहले आप सारी चीज़ों का विकास का वर्णन कर रही हैं। मतलब आप या तो आप स्वयं महापौर हैं, क्योंकि आप अपने पद की गरिमा को शायद ध्यान में नहीं रख पाए। हालांकि ये चूंकि मेरे पत्रकारिता से बाहर की बात है, मुझे इस पर सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो चीज़ दिखाई देता है वो सवाल पूछना हक है। जनता भी इस चीज़ को जानना चाहती है। चूंकि आप महापौर रखे हैं, आप भली भांति जानते हैं संवैधानिक पद की गरिमा क्या होती है। आप बताइए क्या सही हुआ ये? अच्छा, मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, अगर ये ऐसा कहीं हुआ मैं तो देख नहीं पाया, समझ नहीं पाए, लेकिन मुझे लगता है कि आप स्पीकर मैडम को लेकर कुछ बात कर रहे हैं। अच्छा, तो स्पीकर को न्यूट्रल होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो उसमें गुंजाइश है कि सुधार करना जरूरी है, क्योंकि जो सभापति होता है वो उसको पहला कार्यकाल हो तो हम थोड़ा देर के लिए मान भी सकते हैं कि सीखने में कोई देरी। आपका दूसरा कार्यकाल था सभापति का, इसके बाद भी आपने इतनी बड़ी चूक क्यों? ठीक, मैं उस समय पहुंच नहीं पाया था, थोड़ा 2 मिनट लेट पहुंचा था, लेकिन मैं ये मानता हूं और मेरा जो राजनीतिक अनुभव है कि सभापति को न्यूट्रल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इस पर संशोधन, सुधार का गुंजाइश है और निश्चित रूप से करना चाहिए। पार्षद चूँकि नीचे से आते हैं, आम आदमी से सीधा ताल्लुक़ रखते हैं, हो सकता है कई बार राजनीति के और चुनाव का टाइम है तो हड़बड़ी में कुछ गलतियां हो गई हों, तो इसको उस रूप में न लिया जाए कृपया। नहीं, मेरा उठाने का मतलब ये था कि जो चीज़ें हो चुकी हैं वो दोबारा रिपीट ना हो, चुकी एक संवैधानिक पद है और मेरा दायित्व तो बनता है कि अगर कुछ चीज़ हो रही है तो उसको रोका जाए, जनता की बात है वहाँ तक पहुँचाया जाए, इसलिए मैंने इस बात को बिल्कुल होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ है, अधिकारियों को तत्काल उस पर मतलब हस्तक्षेप करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सामान्य सभा में अधिकारियों का बहुत कुछ रहता नहीं है। वो महापौर जी, सभापति जी, MIC के मेंबर, पक्ष और विपक्ष के पार्षद, नेता प्रतिपक्ष, इनको ही फैसला लेना होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ऐसा अगर हुआ है तो अधिकारियों की भी चूक है और नेताओं की भी चूक है। एक सवाल विकास को लेके करेंगे, क्योंकि विकास की बात होती है। नगर निगम में अगर आप फिर से दोबारा महापौर बन के जाएंगे तो फिर वही विकास की बात आएगी। रोड, नाली, सड़क, पट्टा, स्थायित्व जो मेन मुद्दा रहा है, जिस पट्टा को लेके आपने लगातार प्रयास किया है। बाद में भाजपा के बनने के पूर्व महापौर नहीं, वर्तमान कहेंगे, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, महापौर के द्वारा फिर पट्टा का वितरण भी किया नगर निगम में। बहुत सारा कुछ जगह बच भी गए हैं, चूँकि एरिया छोटा लिया गया तो शायद कुछ मकान बच गए हैं पट्टा को लेकर। तो आपका प्रयास सराहनीय रहा और पूरे प्रदेश में ये चीज़ें चली हैं। लेकिन आप पे एक चीज़ को लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं, आपने सौंदर्यीकरण को लेकर नए नए आयाम स्थापित किए। यहाँ जगह जगह चौक चौराहे में नया कलाकृतियों का भंडार किया, वहाँ पर रखा सारा चीज़ें, लेकिन उसको संधारण करना चाहिए। जिस तरह से उसको सजोने का प्रयास किया गया वो नहीं हुआ। आपके कार्यकाल में ही उसको डबल तोड़वा के फिर से बनवाया गया। जो चीज़ें आपने वहाँ स्थापित की वो गायब हो गया। आज भी वो इसी स्थिति में पड़ा हुआ, ना कभी उसमें रौनक रहा और पैसे खर्च हो गए। फिर दोबारा आएंगे, फिर वही हाल होगा, क्योंकि पहले जो खर्च हुआ वो सजोया नहीं जा पाया। क्या लगता है इसका हल क्या होना चाहिए? देखिए, चिरमिरी के लिए ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई जैसे बस्तर आर्ट का जो सड़क किनारे सौंदर्यीकरण का जो पैमाना हम देखते हैं, तो ये उम्मीद नहीं किया जा पा रहा था कि चिरमिरी में भी ऐसा होगा, क्योंकि हम यहाँ टैक्स भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि सुविधाएं नहीं हैं, पट्टा नहीं है, तो हम टैक्स क्यों दें, वो एक अलग विवाद है। बावजूद उसके ACCL के टैक्स के आधार पे यहाँ बड़ा आधार ACCL का टैक्स है, इसलिए नगर निगम अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाती है। आपको आपके चैनल पे ये बता दूं कि नगर पालिका, नगर निगम में अधिकारी और कर्मचारियों का जो पेमेंट होता है, नेताओं का जो मानदेय होता है, वो राज्य सरकार नहीं देती है। नियम ये है, चूँकि ये स्थानीय निकाय है, तो नियम ये है कि आपको वहीं से आपके जो खर्चे हैं उसके स्रोत पैदा करने हैं और आपको टैक्स से अपने ज़रूरतें, वेतन, डीजल, पेट्रोल, ये सब चीज़ों को पूरा करना है। लेकिन जब नहीं हो पाता है तो राज्य सरकार बीच बीच में कभी साल में 1 महीना 2 महीना का वेतन फिर देता है, लेकिन उसमें भी फिर नियम शर्तें लगाता है, अधिकारियों को डांटा जाता है। कई बार तो कमिश्नरों का वेतन रोक दिया जाता है कि भाई आप टैक्स वसूली पे क्यों नहीं ध्यान देते हो। मेरा सवाल सौंदर्यीकरण को लेकर। मैं आ रहा हूँ। तो सौंदर्यीकरण की जब बात थी तो चूंकि हमारे पास बजट नहीं था, बावजूद उसके कलेक्टर कोरिया
श्री एस प्रकाश साहब थे, तो उनसे संबंध से अपनी बातचीत से बात करके उनको अपने विकास का जो एजेंडा दिखाकर मैंने 2 करोड़ रुपए लिया। और उस 2 करोड़ रुपए में चिरमिरी के जो ऐसे सड़कें जो टर्निंग है, जो ब्लाइंड जोन है, जहाँ झाड़ी हो जाता है तो दूसरे तरफ दिखता नहीं है, ऐसे जगहों का हमने चिन्हांकन किया था। और आगे भी और जगह करने थे। अगर वही कलेक्टर रहते तो और वही कमिश्नर रहते तो मुझे लगता है कि और हम काम कर पाते। तो एक मैंने नया कॉन्सेप्ट लाया और मुझे खुशी है कि उस लाइन में कुछ आगे बढ़ा था, लेकिन कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद वो काम रुक गया। और न जाने क्यों, सरकार तो आप ही की थी नगर निगम, न जाने क्यों उस समय के ई भी बदल गए, एई भी बदल गए, कमिश्नर भी बदल गए, तो न जाने क्यों बाद के अधिकारियों को ये लगा कि इसमें भ्रष्टाचार हो गया। तो कई दिन तो भ्रष्टाचार चलता रहा। फिर मैंने खुद पत्र लिखकर कलेक्टर से और कमिश्नर से, महापौर से मांग किया कि जांच करा लो भाई। तो जब जांच की बात आई तो फाइल देखे, तो उनको लगा, उनका जो भ्रम था वो भ्रम टूटा। और फिर उनको लगा कि जब ये काम खत्म कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो इसमें भ्रष्टाचार कैसे हो गया। तो फिर वो मामला ठंडाया। लेकिन ये बात सही है कि साफ सफाई नहीं हो पाई, जिसका मुझे भी बेहद दुख है। लेकिन राजनीति में जब आपके ही लोग सत्ता में बैठे होते हैं तो कई बार बोलते बनता है और कई बार बोलते नहीं बनता। तो इस मामले में मैं भी नहीं बोल पाया, मैं इसमें अपनी कमी को भी मानूंगा। लेकिन मैं जो आप कह रहे थे कि मैंने लड़ाई लड़ा, तो लड़ाई लड़ने के यही सब आधार थे। लेकिन नगर निगम चूँकि वो उसके ठेकेदार भी थोड़े अलग हैं और जो स्पेसिफाइड वही काम को करते हैं, और मोरल आर्ट या क्या ऐसे ही कुछ कहते हैं, तो उसी वैसा ठेकेदार ही होगा तभी वो हो पाएगा। तो शायद नहीं हो पाया होगा। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में वो जो कमियां हैं, वो जो सामान चोरी हो गई, ख़राब हो गई, जब आप संधारण नहीं करेंगे तो जब घर के अंदर भी हम साल 2 साल पुताई नहीं करते हैं तो कैसे दिखता है। तो ये तो सड़क किनारे है, कोयला क्षेत्र है, तो गंदा होगा ही। और ये भी आरोप लगे कि गंदा जगह में बनवा दिए। अरे गंदा जगह में ही तो बनेगा, तभी तो वो सफाई हो पाएगा, अच्छा दिखेगा। तो इसलिए मैंने उसको बनाया था और आने वाले दिनों में हम इस दिशा पर निश्चित रूप से काम करेंगे। और यही जो आपसी कमी है, तालमेल का अभाव है, जो प्रतिस्पर्धा के कारण संभवतः कहीं कोई गड़बड़ी रह गई होगी, उन गड़बड़ियों को ठीक करने का प्रयास हो रहा है। हम लोग आपस में अपनी अपनी कमी को भी देख रहे हैं और सब थोड़ा थोड़ा एक एक कदम पीछे भी हटे हैं। तो मुझे लगता है कि जो हम एक 4-5 लोग मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना रहे हैं कि भाई थोड़ा तुम्हारा सुनेंगे, थोड़ा हमारा सुनो, थोड़ा इनका भी सुनो, थोड़ा इनका भी सुनो, तभी जो यहाँ संगठन कमज़ोर है उस दिशा पे भी हम बात हो रही है और हम लोग मिलकर इन सब चीज़ों को जल्दी ही ठीक करने के दिशा में हम पहुँच रहे हैं। एक मामला मुझे अभी याद आ रहा है, जैसे पिछला अपना शहर सरकार बना था, उसमें महापौर निवास को लेकर बहुत मुद्दा गरमाया हुआ था। हम लोगों ने भी सब खबर को लगाया और उसमें बनी बनाई बिल्डिंग को तत्काल तोड़ के उससे 3 गुना पैसा खर्चा करके उसको रिनोवेशन करने की बात आई थी। वो भी बिना टेंडर किए ही, कुछ नहीं, सिर्फ मौखिक आदेश हो गया था, उसको तोड़ दिया गया था। उसमें शायद आपने भी सवाल खड़ा किया था कि ऐसा क्यों हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, अधिकारी जब भी कोई गलती करेगा, नेता नियम पढ़ के नहीं आया है। नेता अगर नियम कानून पढ़ के आता तो वो अधिकारी रहता। फिर वहाँ कमिश्नर का क्या ज़रूरत है, वहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का क्या ज़रूरत है। तो अधिकारी जब वही बताया ना, नेताओं को खुश करने के लिए जो नियम कानूनों को ताक पर रखकर जब भी काम करेंगे, मैं सबसे पहला उसका विरोधी रहूँगा। क्योंकि एक नागरिक के रूप में हमारा भी ये दायित्व है कि जहाँ भी सरकारी पैसा अगर 1 रुपये भी लगा है और अगर उसमें कोई गलती हो रहा है और अगर आप उस पर लिख पढ़ नहीं रहे हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे, तो आप भी दोषी माने जाएंगे। ये नागरिक संहिता में नागरिक के ऊपर भी जिम्मेदारी है। तो मैंने अपने नागरिक धर्म को निभाया है, विरोध किया, कंप्लेन किया और अधिकारियों ने ऐसा किया था, ये बात सही है। लेकिन संभवतः वो जांच तो हुआ था, इसलिए उसमें कुछ एक्शन हुआ है। और बाद में फिर राज्य सरकार ने बंगले के रिपेयरिंग के, तोड़ा नहीं गया था एक्चुअल में, वो रिपेयरिंग के लिए खिड़की को थोड़ा मॉडिफाई, बहुत पुराना था, मॉडिफाई किए थे, जैसा बाद में पता लगा। लेकिन उस पर अधिकारियों की लागत से ज़्यादा मॉडिफाई में खर्च किया जा रहा था, ऐसा ये तो मैं नहीं बोल सकता। लेकिन चूँकि वो 40-45 साल 50 साल पहले नहीं, गलत बिल्डिंग है, 45 साल नहीं था, नहीं, साड़ा के टाइम का वो बिल्डिंग है
और उसमें जो भूमि पूजन का जो पत्थर लगा है, लोकार्पण का पत्थर लगा है, वो माननीय श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव जी जब मध्य प्रदेश सरकार में आवास एवं पर्यावरण मंत्री थी तब का वो बिल्डिंग है। तो उसको देख वो, और देवेंद्र कुमारी जी मुझे लगता है कि 82 में मंत्री थी, तो उस समय का वो बिल्डिंग है। तो मुझे लगता है कि उतना पुराना था तो कुछ किए होंगे, उतना तो मैं नहीं जानता, क्योंकि बीच में थोड़े मेरे संबंध अच्छे नहीं थे तो मैं आना जाना नहीं करता था, तो मैं बिल्डिंग को आज भी जाकर नहीं देखा हूँ। लेकिन जैसा मैंने समाचार पत्रों से, टीवी चैनलों से देखा, लोगों से बात करके देखा, तो मुझे जो गड़बड़ी लगा था उसका तो मैंने शिकायत किया। और आपके चैनल पे मैं ये भी बता दूं कि बाद में उस पर जांच के बाद राज्य सरकार ने कुछ पैसे रिपेयरिंग के नाम से अलॉट भी किया। तो सरकार जब पैसा दे दिया तो इसका मतलब है कि उस पर पर्याप्त जांच पड़ताल होने के बाद जो भी दोषी है उसको कुछ डांट फटकार लगा ही होगा, और उसके बाद अब वो रिपेयरिंग संभवतः होता होगा। चलिए, हमारी आपकी बातचीत चुनाव को लेकर थी, नगरीय निकाय चुनाव सामने है। इसी में चाहूँ कि जनता से आप एक बार अपनी तरफ से क्या अपील करना चाहते हैं, ताकि एक बार फिर से अगर आपके नाम से पार्टी मुहर लगाए तो जनता आपकी तरफ आकर्षित हो, और उनको क्या कहना चाहेंगे आप कम शब्दों में? देखिए, सबसे पहला काम मैंने अपने महापौर के कार्यकाल में चिरमिरी की जनता के लिए, क्योंकि मैं भी यहाँ का निवासी हूँ, मेरे पिता भी निवासी हैं, मेरे भाई बहन भी निवासी हैं, तो इस शहर के आम ज़रूरतों को, दुख तकलीफ़ों को मैं भली भांति समझता हूँ। इसलिए यहाँ पट्टा देने की जो शुरुआत हमने किया था, जो डिमांड हमने बहुत साहस के साथ, उस समय बहुत छीटाकशी होता था, लोग कुछ कुछ बोलते थे, मतलब बहुत निम्न स्तर की बातें भी होती थी कि क्या पट्टा देगा, कहाँ से लाएगा। लेकिन आज तो ये प्रमाण है कि चिरमिरी में कम से कम प्रधानमंत्री आवास के जो घर हैं वो कॉलरी एरिया के बीच बीच में भी, हल्दीबाड़ी में भी बने हैं, रेलवे स्टेशन के पास भी बने हैं। तो एक पैमाना लिया गया, एक साथ 100% घरों को पट्टा नहीं दिया जा सकता, लेकिन जहां पर एक भी पट्टे की उम्मीद नहीं थी वहां मुझे लगता है कि 300 से ऊपर लोगों को कालरी बेल्ट में हम लोगों ने पट्टा देने का काम किया। मैं धन्यवाद करूंगा उस समय के भी मुख्यमंत्री जी का, और बाद के भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जो निर्देश दिया है उस निर्देश के तहत हमने पट्टा दिए। दुख इस बात का है कि मेरे हटने के बाद उस कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। मैंने सभी कलेक्टर, जब से मैं महापौर हटा हूं और आज तक, अभी वेंकट साहब हैं तो अभी तक के कलेक्टर, हर कलेक्टर को मैंने चिट्ठी दिया है और बाकायदा सरकार के पूरे जो कागज पत्री हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस है, उसका एक नत्थी दिया है, इसलिए कि भविष्य में जब मैं कभी कोर्ट जाऊं तो मैं कोर्ट को ये बता सकूं कि मैंने हर कलेक्टर को ये चिट्ठी दिया है। अब कलेक्टर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, नेता कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो उसमें मैं तो दोषी नहीं हूँ। तो मैं इस शहर के मूलभूत जो आवश्यकता है, रोजगार नहीं है, उसको हम स्वीकार करते हैं। लोग यहाँ विकास के लिए कोई विजन नहीं है, हमारे युवाओं को मौका नहीं है, वो भी मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन सबसे पहला जो ज़रूरत है, चूँकि ये कॉलरी का लीज होल्ड वाला एरिया है, तो लोगों को इस शहर से जो प्रेम होना चाहिए कि ये मेरा शहर है, वो नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि एक घर है जो वो 10 लाख, 20 लाख, 50-50 लाख के भी घर यहाँ बने हुए हैं, तो लोग इतना खर्चा तो कर लिए, अब उनको लगता है कि इतना बड़ा बिल्डिंग का क्या होगा, तो कालरी कभी आकर हमको हटा देगा। तो नेताओं की पहली जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो जो हमारे बाप दादा की ज़मीन है, जो घर है, जिसमें हम और हमारा परिवार 50 साल 70 सालों से रह रहा है, उसको कोई हटा न पाए, उसको हम संरक्षित रखें। मेरा ये प्रयास था कि उस घर को तो संरक्षित रखे ही, उस दुकान को तो संरक्षित रखे ही, उसको उस घर का मालिकाना हक मिले। क्या नियमों में संशोधन हो सकता है प्रधानमंत्री के स्तर पे, मुख्यमंत्री के स्तर पे, हम वहाँ तक चले, वहाँ तक बात करें। और मुझे खुशी है कि मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी अवगत कराया, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार से भी इस संबंध में बातचीत किया, कोयला मंत्रालय से भी किया, और मुख्यमंत्री जी ने तो बाकायदा कमेटी बना दिया। तो मैं अपने शहर की जनता से अपील करना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पट्टे की लड़ाई है, कोई महापौर बने, लेकिन आइए हम लोग मिलकर अपने शहर को बचाने के लिए जो कागज पत्री मेरे पास है, उन कागज पत्रियों को पकड़ें, चलें। आप भी बात करिए, मैं तो लगा ही हूँ,
और मैंने उसको एक संकल्प के रूप में लिया है कि जब तक जीवन रहेगा इस शहर के लिए लड़ता रहूँगा, इस शहर के सुविधाओं को लेकर विकास के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब हमारा पट्टा हो जाएगा, जो खाली ज़मीनें हैं उन खाली ज़मीनों को हम कृषि उपयोग में लाएं और कृषि विज्ञान केंद्र को लाकर बीच में हमारे मिट्टी का परीक्षण कर लें कि भाई यहाँ क्या हो सकता है, नारियल हो सकता है, लीची हो सकता है, बिही हो सकता है, धान हो सकता है, जो भी हो सकता है उसी का हम खेती करें और उस खेती को करके यहाँ के बाज़ार में भी उसकी आपूर्ति हो जाए और कहीं बाहर भेजकर निर्यात कर अगर हम रोजगार के साधन जुटा सकते हैं तो इस दिशा पे काम होना चाहिए। माननीय चरणदास महंत जी ने सोनहत में एक जगह सूरजमुखी फूल का एक कॉन्सेप्ट लाया था जब वो मंत्री थे और वो आज देखिए सफल है, वहाँ के किसान उससे धन उपार्जन कर रहे हैं। तो चिरमिरी में भी ये हो सकता है। मैंने उसके लिए भी कांग्रेस के सरकार रहते हुए चरणदास महंत जी से बात करके उनको मध्यस्थ बनाते हुए कृषि मंत्री को भी पत्राचार कराया था कि चिरमिरी के ज़मीनों का सॉइल टेस्ट हो जाए और उस पर चिट्ठी पत्री हुआ था, लेकिन फिर सरकार हट गई। तो मैं शहर की जनता से यही अपील करता हूं कि हड़बड़ाइए मत, लोगों के बहकाने से बहकिए मत, साथ रहिए। हम सब मिलकर इस शहर के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे, पट्टा दिलाएंगे और पट्टा के साथ साथ यहाँ के लोगों के रोजगार के लिए जो खाली ज़मीनें हैं उन खाली ज़मीनों का उपयोग करेंगे। बस धैर्य रखिए और जो एक हवा जो बना दिया जाता है कुछ नहीं हो रहा है, ये आप इस भ्रम जाल में मत फंसिए। बड़े लोग तो चले जाएंगे रायपुर बिलासपुर, लेकिन जो हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, जो गरीब लोग हैं, हमको सबको यहीं रहना है। इसलिए आइए मिलकर शहर के विकास में एक अच्छा फैसला करें और आने वाले दिनों में एक पढ़ा लिखा एक योग्य आदमी को आप चुनें, जिससे कि आपके जो समस्याएं हैं, हमारे शहर के जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डीडी समाचार से बात कर। ये थे पूर्व महापौर के डमरू रेड्डी जी, जिन्होंने कहा कि आप आइए, मिलिए और जो भी हमारे पास दस्तावेज है उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं ताकि चिरमिरी का विकास हो सके। चिरमिरी में जो बड़े लोग हैं वो तो रायपुर चले जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ रहना है, मुझे यहाँ रहना है और हम ही को इसको संवारना है। इसी को लेके उन्होंने अपनी अंतिम बात की और जनता से अपील की कि अगर एक बार पार्टी मुझे टिकट देती है तो आप मुझे फिर से एक बार पसंद करें और महापौर की कुर्सी में बैठाएं ताकि मैं अपना जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा कर्म है, उसको लेकर मैं आगे चल सकूँ। डीडी समाचार के लिए द्रोणाचार्य दुबे, नमस्कार।